सोचिए जरा, बस एक फोन कॉल और किसी की जिंदगी भर की कमाई गायब। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी में उतरेंगे जो एक बहुत ही खतरनाक नए साइबर फ्रॉड की परतें खोलती है। एक ऐसा फ्रॉड जिसमें अपराधी सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारे डर का, हमारे सबसे गहरे डर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीधे इस मामले की जड़ तक चलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक नंबर से। एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर, 1,13,00,000 रुपए। जी हां, इतनी बड़ी रकम, मतलब किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत है ना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक 75 साल की महिला को इतनी बड़ी रकम, वो भी फौरन, क्यों ट्रांसफर करनी पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है लखनऊ की एक बैंक ब्रांच में हुई एक बहुत ही अजीब घटना से। और ये एक ऐसी कहानी है जो सच में किसी के भी साथ हो सकती है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कहानी के क्लाइमेक्स पर। जगह है पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है। काउंटर पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी हैं और उनकी मांग कुछ ऐसी है जिसे सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएं। सोचकर देखिए, कोई अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 12 फिक्स डिपॉजिट्स एक झटके में क्यों तुड़वाना चाहेगा? ये वो रेड फ्लैग था, वो खतरे की घंटी थी जिसने तुरंत बैंक मैनेजर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है कि वो महिला इस हाल में इतनी घबराई हुई बैंक तक पहुंची कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक 5 दिन पीछे, उस एक पल में जब इस पूरे डरावने खेल का जाल बुना जाना शुरू हुआ था। हर चीज की शुरुआत हुई बस एक अनजान व्हाट्सएप कॉल से, और ये कॉल भी उनके गुजर चुके पति के फोन पर आई थी, जिसे वो उनकी याद में अब भी इस्तेमाल कर रही थी। स्कैमर्स ने, धोखेबाजों ने इसी इमोशनल कनेक्शन को, इसी भावनात्मक तार को अपने जाल का पहला धागा बना लिया। और बस यहीं से डर का वो खेल शुरू हुआ जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। फोन करने वालों ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और एक ऐसा संगीन, एक ऐसा भयानक इल्जाम लगाया जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, उन्होंने इस झूठे इल्जाम को और भी ज्यादा संगीन बना दिया। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग को सीधा सीधा आतंकवाद से जोड़कर, मतलब डर को एक ऐसे लेवल पर ले गए जहां इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। अब यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, यह देशद्रोह का मामला बन चुका था। और यह सिर्फ एक कॉल की बात नहीं थी, ये एक लगातार बिना रुके चलने वाला साइकोलॉजिकल अटैक था। अगले 5 दिनों तक उन धोखेबाजों ने उस महिला को लगातार कॉल पे रखा, उन्हें डराया, धमकाया और दुनिया से पूरी तरह बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी साजिश कैसे दिन ब दिन आगे बढ़ी। देखिए, 11 दिसंबर को वो पहली डरावनी कॉल आई, फिर अगले 4 दिनों तक उन्हें, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, उसमें रखा गया, मतलब लगातार फोन पर निगरानी और धमकियां। और फिर आया 15 दिसंबर का दिन जब वो पूरी तरह डरी सहमी अपनी सारी जमा पूंजी निकालने बैंक पहुंच गए। उन्हें चुप रखने के लिए, उनको कंट्रोल में रखने के लिए धोखेबाजों ने सबसे बड़ी, सबसे क्रूर धमकी का इस्तेमाल किया। सिर्फ जेल भेजने का डर नहीं, बल्कि देशद्रोह के इल्जाम में फंसाने और पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी। सोचिए, ऐसी धमकी के सामने भला किसी भी इंसान का हौसला कैसे नहीं टूटेगा। तो चलिए अब वापस बैंक के उसी सीन पर लौटते हैं जहां कहानी ने एक बहुत ही जरूरी मोड़ लिया। देखिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धोखा देने के लिए हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक इंसान की सूझबूझ, उसकी इंसानियत सब कुछ बदलने वाली थी। यहां साफ पता चलता है कि सही समय पर इंसान का दखल देना कितना जरूरी हो सकता है। मैनेजर ने सिर्फ शक नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। पहला कदम, उन्होंने उस महिला का भरोसा जीता, उनसे आराम से बात की, और फिर बड़ी समझदारी से तीसरा कदम उठाते हुए पुलिस को खबर कर दी। उनका ये एक फैसला जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। पुलिस तो आ गई, लेकिन मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझा। उन धोखेबाजों का डर उस महिला के दिलो दिमाग पर इतना हावी था कि वो शुरू में पुलिस से बात करने तक में घबरा रही थी। लेकिन पुलिस ने भी बहुत सब्र से काम लिया, उन्हें यकीन दिलाया और सबसे पहले उनके सारे बैंक अकाउंट्स फौरन फ्रीज करवा दिए ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो सके। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही भयानक घोटाले की एक झलक तो मिल गई। तो अब जरा ठीक से समझते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। देखिए, साफ साफ शब्दों में डिजिटल अरेस्ट कोई असली गिरफ्तारी नहीं है, ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, एक मनोवैज्ञानिक चाल। इसमें अपराधी आपको फोन या वीडियो कॉल पर ही एक तरह से दिमागी तौर पर कैद कर लेते हैं। वो इतना डर पैदा कर देते हैं कि आपको सच में लगने लगता है कि आप एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस चुके हैं। असली और इस नकली यानी डिजिटल अरेस्ट के बीच का फर्क समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। असली गिरफ्तारी में एक लीगल प्रोसीजर होता है, अफसर आपके सामने होते हैं। वहीं ये डिजिटल अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल पर दी जाने वाली एक धमकी है, एक डरावा है जिसका एक ही मकसद है, पैसा ऐंठना, बस। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन से खुद को बचाया कैसे जाए। देखिए, कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी, वो कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती, कभी नहीं। दूसरी, वो व्हाट्सएप पर कोई जांच पड़ताल या गिरफ्तारी नहीं करते। तो अगर कभी भी कोई ऐसी कॉल आए जहां कोई डराकर पैसे मांगे, तो 1 सेकंड भी मत सोचिए, फौरन कॉल काट दीजिए और साइबर पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है, वो ये कि जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या अब हम सब इन खतरों के संकेतों को, इन वार्निंग साइंस को पहचानने के लिए तैयार हैं? इस जानकारी को सिर्फ सुनकर भूलना नहीं है, इसे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और खासकर घर के बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करना है। याद रखिए, हमारी एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी भर की कमाई को बचा सकती है।